असलम वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं हम ने बायोलॉजी का 9th ग्रेड की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें से हम चैप्टर नंबर 5 जो सेल साइकिल है वो आज के इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 4 जो चैप्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो जो पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एसएसटी टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी हमने हाईलाइट कर दिए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 विच इज सेल साइकिल। एंड सेल साइकिल में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि सेल साइकिल क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस क्या है, इंटरफेस क्या है, उसके डिविजन्स क्या है, सब फेजेस ऑफ इंटरफेस क्या है। इसके अलावा जो है एस फेज को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर सेल डिवीजन के दो टाइप्स हैं यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि माइटोसिस है, मियोसिस है। माइटोटिक अपरेटस में जो प्रोफेज हैं वो एनिमल्स में कहाँ पर होता है, प्लांट सेल में कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा ये सारे फेजेस जो हैं, जितने भी माइटोसिस के फेजेस हैं, प्रोफेज हैं, मेटाफेज हैं, एनाफेज हैं, टीलोफेज हैं, जो जो फेनोमेना इनके में होता है और जो जो वेरिएशंस आते हैं एनिमल सेल्स में या प्लांट सेल्स में, सारे टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 विच इज सेल साइकिल। स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है उसमें है कि रिकॉल द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक पॉइंट हमने पढ़ा था, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल थ्योरी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि रडल्फ विर्चो ने इसको डिस्कस किया था कि जितने भी सेल्स हैं उसकी अराइजिंग, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। ये जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट है प्लांट्स में, एनिमल्स में, उसकी फर्दर डिवीजन होके उससे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय इट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है, अब सेल डिवीजन कैसे होती है या सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म होता है इन ऑर्डर टू अराइज द न्यू सेल्स। सेल डिवीजन जो है ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है सेल का। ऑल सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू वंस। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, जो मेन टॉपिक है वो है सेल साइकिल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनी प्रोसेस जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिपेयरिंग है, हीलिंग है, ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सेल डिवीजन पर। जब एक सेल डिवाइड होता है तो ये बनाता है डॉटर कॉपीज और डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर डॉटर सेल जो है वो उसकी साइज में इंक्रीज आता है, वो जो है एक न्यू स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है और वो न्यू स्ट्रक्चर जो है वो फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। आफ्टर मेच्योरिटी डॉटर सेल जो है वो अगेन एंड अगेन दे कैन डिवाइड एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होती है उन्हीं डॉटर सेल से। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है जो कि दे विच कैन टेक प्लेस इन ए यूकैरियोटिक सेल and it lead to its replication in order to form its new copies। replication कैसे होती है, यानी replicas बनाते हैं, अपनी further copies बनाते हैं जो सेम होती हैं to their parents। this will be called cell cycle। the cell cycle consists on two main stages। cell cycle में दो main stages होती हैं। जो first stage है वो है interphase और resting stage। जो second phase है वो है division phase which is mitosis और maybe meiosis। mitosis और meiosis this is the division phase, और जो रेस्टिंग फेस है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस को, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज। जो इंटरफेस है और रेस्टिंग स्टेज है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है रेस्टिंग फेज। इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट डिवीजन। यानी इसके जो इसका जो टर्म है, जो कि टर्म यूज हुआ है इंटरफेस के लिए, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। इससे ही आप डिनोट पॉइंट आउट कर सकते हो, इससे ही आपको पता चल जाता है कि ये एक रेस्टिंग पीरियड है। द रेस्टिंग पीरियड बिटवीन द वन सेल डिवीजन टू द एंड ऑफ द वन सेल डिवीजन टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन। यानी एक सेल डिवीजन है, एक सेल डिवीजन के स्टार्ट से लेकर दूसरे सेल डिवीजन के एंड तक, यानी एक सेल डिवीजन के जो खत्म हो जाए तो वहां से लेकर दूसरा सेल डिवीजन के स्टार्ट तक जो के दरमियान जो गैप है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। इस टाइम में सेल जो है वो रेस्ट करता है, वो मटेरियल्स कलेक्ट करता है फर्दर सेल डिवीजन के लिए, खुद को तैयार करता है एक न्यू डिवीजन के लिए। इन इंटरफेस द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इन्वेल्व आर डिस्टिंक्ट एंड द क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ
थ्रेड लाइक क्रोमेटिन। अब इंटरफेस में जो सेल में जो चेंजेस होती हैं उसके क्रोमोसोम कैसा होता है या उसके अंदर जितने मटेरियल्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या वो क्या करते हैं रेस्टिंग स्टेज में। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो सारे करेक्टर्स हैं, दिस विल बी डिस्कस इन दिस फेज विच इज नॉन एज इंटरफेस। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख लो, दिस इज द सेल ड्यूरिंग द इंटरफेस, यानी जो इंटरफेस के टाइम में सेल की जो सिचुएशन होती है वो इस टाइप की होती है। इसमें से जो न्यूक्लियोलस है वो यहाँ पर इस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, बिल्कुल डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, यानी हम न्यूक्लियर इन्वेल्प को बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी बिल्कुल डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है ये आप यहाँ पर देख लो, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होते हैं ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी विजिबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो इंटरफेस में जो इवेंट्स हैं कि इंटरफेस में क्या क्या चेंजेस होती हैं और सेल का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो इंटरफेस में बी डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं 3 सब फेजेस में। फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, यानी जो इवेंट्स है ये फॉलोइंग जो इवेंट्स है दिस विल बी अकर इन द इंटरफेस। फर्स्ट फेज जो है वो है G1 फेज। सो G1 फेज, G स्टैंड फॉर गैप। G हम why we use G over here, this is used for the gap between the phases. दिस इज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ द इंटरफेस। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि G1 फेज जो है ये फर्स्ट फेज है। G1 तो 1 से ही आपको पता चल जाता है कि दिस इज द फर्स्ट फेज, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस, यानी इंटरफेस खुद सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है, बट इंटरफेस में कौन सा फेज लॉन्गेस्ट है, दिस इज G1 फेज। इन दिस फेज न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल ग्रो इन साइज। जो न्यूली प्रोड्यूस्ड जो सेल्स हैं उसकी, यानी ये एंड ऑफ सेल डिवीजन के बाद, यानी सेल डिवीजन जो हो जाता है उसके बाद इंटरफेस स्टार्ट होता है। सो सेल डिवीजन के रिजल्ट में जो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाए तो इंटरफेस के टाइम में जो G1 फेज है उसमें उसकी ग्रोथ हो जाती है, यानी वो उसकी साइज में इंक्रीज आ जाता है। फर्दर दे अंडरगो इंटरनल केमिकल चेंजेस। इसके बाद उनके इंटरनली जो केमिकल चेंजेस हैं वो होते हैं विच प्रिपेयर द डॉटर सेल्स फॉर DNA रिप्लिकेशन, जो कि डॉटर सेल्स को प्रिपेयर करते हैं फर्दर जो न्यू सेल डिवीजन होगी उसके लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए वो खुद को प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग G1 फेज आरएनए, राइबोसोम्स एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। अब जो नेक्स्ट सेल डिवीजन है सो उसके लिए हमें आरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो G1 फेज में आरएनए की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती हैं और वो एंजाइम्स जो कि सेल डिवीजन के लिए चाहिए उनकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब ये 3 पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए कि G1 फेज सबसे फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सब फेज है इंटरफेस का। इसमें से सेल्स की ग्रोथ होती है, इसके साथ साथ इंटरनल चेंजेस जो होती हैं, डीएनए की रिप्लिकेशन जो है वो डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए स्टार्ट हो जाती हैं, आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, राइबोसोम्स की और एंजाइम्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट फेज है एस फेज, जिसको हम कहते हैं साइंथिसिस फेज। साइंथिसिस फेज से ही आपको पता चल जाता है कि इन दिस फेज द साइंथिसिस ऑफ सम स्ट्रक्चर्स अकर इन द सेल। इस फेज में सेल डुप्लीकेट होता है, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, डबल इन नंबर करता है। फॉर दिस पर्पस डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच क्रोमोसोम इज कॉपीड। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की रिप्लिकेशन भी हो जाती है, डीएनए भी अपनी कॉपीज बना लेता है और उसके बाद क्रोमोसोम की कॉपीज भी बन जाती हैं। एंड न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अटैच, यानी डीएनए अपनी कॉपीज बना लेता है, वो न्यू प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं और डीएनए और प्रोटीन से ही हमारे पास क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। तो इसके बाद ही हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाता है। सो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। सेल ग्रो कंटिन्यू थ्रू आउट एस फेज। सेल्स की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होती है एस फेज के टाइम। एट द सेम टाइम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी स्टार्ट हो जाती है, एंजाइम भी स्टार्ट हो जाता है, टेक प्लेस विच आर इन्वॉल्व इन द डीएनए सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए। तो डीएनए की सिंथेसिस से पहले पहले इनकी सिंथेसिस हो जाती है और उसके बाद डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है और उसके बाद क्रोमोसोम की रिप्लिकेशन हो जाती है। द एस फेज और G2 फेज आर शॉर्टर देन द G1। एस फेज और G2 फेज जो है ये शॉर्टर है G1 फेज से। जैसे कि हमने कहा G1 फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। सो द ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज में एक्सटेंड फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल, यानी ये डिपेंड करता है सेल पर के सेल के टाइप पर, या तो कुछ घंटे का होगा G1 फेज या सेवरल डेज तक भी हो सकता है। सो इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल।
जी नोट फेस क्या है? मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग टेम्परेली और परमानेंटली एंड कंटिन्यू टू डू देयर स्पेशलाइज्ड जॉब। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कंप्लीटली उनका काम जस्ट सेल डिवीजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि टेम्परेरीली अपनी डिवीजन स्टॉप कर लेते हैं, जैसे कि इंडोस्पोर्स में है या कुछ ऐसे कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं जिसमें सेल्स जो है अपनी डिवीजन स्टॉप कर लेते हैं, या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि परमानेंटली अपने सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप कर लेते हैं, यानी वो प्लांट्स फिर फर्दर उनकी डिवीजन नहीं होती, उनकी लाइन जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। तो वो सेल्स जो हैं वो परमानेंटली सेल डिवीजन उनकी नहीं होती, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो फिर वो फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। सो दिस फेज इन सेल साइकिल, इसको हम फिर कहते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में कोई सेल डिवीजन नहीं होती। मैनी सेल्स न्यूरॉन्स जो जैसे होते हैं रिमेन इन जी नॉट फॉर इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। सम सेल्स ऑफ द लिवर और किडनी जो होते हैं वो भी जी नॉट फेज जो है वो अटेंड कर लेते हैं कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा जी नॉट फेज में होते हैं, यानी जब उनकी फॉर्मेशन हो जाए फिर वो जी नॉट फेज में होते हैं। फिर सम सेल्स जैसे कि लिवर और किडनी के हैं तो वो इंटर होते हैं जी नॉट फेज में कुछ सेमी परमानेंटली, यानी कुछ टाइम के लिए। दे कैन अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो फिर वो अगेन दोबारा से जो है वो डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। एपिथेलियल सेल्स यानी स्किन के जो सेल्स हैं उसमें से कुछ डू नॉट इंटर जी नॉट एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। तो अब इसमें से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो जी नॉट फेज में ही कंप्लीटली होते हैं, और जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बिल्कुल भी जी नॉट फेज में इंटर नहीं होते। सो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिवर और किडनी जो है वो कुछ टाइम के लिए जी नॉट फेज में इंटर हो जाते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो फिर वो दोबारा से सेल डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं या जो नर्व्स हो जाते हैं, तो अगर नर्व्स डैमेज हो जाए फिर उनकी रिपेयरिंग जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिपेयरिंग जो है वो होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की फॉर्म में न्यू सेल्स बनते हैं और फिर रिपेयरिंग यानी हीलिंग होती है। तो अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हीलिंग भी नहीं होगी। तो न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन जो है वो नहीं होता, फिर फर्दर ये जी नॉट फेज में होते हैं। इसी वजह से इनकी हीलिंग और इनकी जो रिपेयरिंग है वो इम्पॉसिबल है। अगर एक दफ़ा वो नर्व्स अफेक्ट हो जाए फिर उनकी दोबारा जो है वो कवर अप करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। थर्ड फेज है G2 phase. So G2 phase, it is a period between the completion of DNA synthesis and the beginning of the active cell division phase. यानी अगर हम कहें कि ये जो है ये एक इंटरफेज है, तो ये फर्स्ट फेज होगा G1 जिसमें से सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर एस फेज होगा जिसमें से डीएनए जो है उसकी रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, सेल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता है। लास्ट जो होगा वो होगा G2 फेज। G2 फेज नेक्स्ट सेल डिवीजन से का के साथ बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में होता है। तो ये वो टाइम है जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो हुई होती है और न्यू एक्टिव सेल डिवीजन का स्टार्ट होना होता है इसके बाद। सो ड्यूरिंग जो टू फेज सेल प्रिपेयर प्रोटीन, सेल जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रेमवर्क इन स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन। A final event in the interface occurs with the replication of the centriole and their movement to either end of the nucleus. इन जो इंटरफेस का जो फाइनल इवेंट है वो है सेंट्रियोल्स की रिप्लिकेशन करना और उसकी मूवमेंट टू द एंड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी बाद में हमें जो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग के लिए सेंट्रियोल्स चाहिए, सेंट्रियोल्स से सीलिया फ्लैजेला या इस टाइप के स्पिंडल फाइबर्स चाहिए। तो स्पिंडल फाइबर जो है उनको कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। सेंट्रियोल की भी रिप्लिकेशन होती है और फिर जो है वो G2 फेज में इसकी फॉर्मेशन होगी। एट द सेम टाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर रेडिएटिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ सेंट्रियोल एट ईच एंड। तो इसी तरह G2 फेज में सेंट्रियोल से फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन है जो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे के सारे बनते हैं G2 फेज में। इस डायग्राम से आपको जो है वो सारा पता चल जाता है। दिस इज अ सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन का फेज है। सो आप यहाँ पर देख लो, ये वाला एरिया जो है ये जस्ट यहाँ पर माइटोसिस होती है, यहाँ पर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। ये जो 75% एरिया है दिस इज कवर बाय द इंटरफेस। ये सारा का सारा एरिया जो 75% एरिया जो है दिस इज कवर बाय द इंटरफेस। ये इंटरफेस का एरिया है। और ये जो 25% है दिस इज सेल डिवीजन फेज। जस्ट यहाँ पर डिवीजन होती है
और ये 75% एरिया में सेल डिवीजन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं इस 75% के साइकिल में, इस 75% के पीरियड में। जिसमें से फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट है वो G1 है, जिसमें से साइज इंक्रीज आता है, केमिकल चेंजेस होती हैं, आरएनए की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम की और एंजाइम्स की। फिर नेक्स्ट है एस फेज। तो एस फेज में डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की, डीएनए की रिप्लिकेशन होती है और साइज में भी इंक्रीज आता है। थर्ड जो है वो है G2। सो G2 में प्रोटीन्स की प्रिपरेशन होती है और फर्दर डिवीजन के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए और सेंट्रियोल्स हैं, तो वो सारे के सारे बनते हैं G2 फेज में। और फिर ये सारी जब फॉर्मेशन हो जाए तो फिर डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि सेल डिवीजन हो जाए तो फिर वो सेल फर्दर डिवीजन नहीं करना चाहता, तो फिर वो G0 फेज में भी इंटर हो सकता है, विच इज मीन्स दैट डिवीजन स्टॉप। डिवीजन जो है वो फिर फर्दर स्टॉप हो जाती है, फिर फर्दर डिवीजन नहीं होती। अब डिवीजन फेज जो है, डिवीजन ड्यूरिंग द डिवीजन फेज सेल अंडरगो डिवीजन अदर बाय या तो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है या मियोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। सो फर्स्ट जो है हम माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने जो है उसने फर्स्ट डिवाइडिंग सेल को ऑब्जर्व किया था। ही नोटिस दैट ड्यूरिंग डिवीजन न्यूक्लियस पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। न्यूक्लियस जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस, न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग डिवीजन। ही कॉल्ड दीज चेंजेस एज माइटो, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हर एक डॉटर सेल जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है एट द सेम लेवल एज दैट इन द पेरेंट सेल। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही फिर डॉटर सेल में होते हैं। यानी अगर ये पेरेंट है और इससे दो डॉटर्स की फॉर्मेशन हो जाए, तो अगर इसमें से 2n होंगे तो ये 2n यहाँ भी आएंगे और 2n यहाँ भी होंगे। इसमें से क्रोमोसोम्स की डिवीजन नहीं होती, क्रोमोसोम नंबर सेम इन द डॉटर cells to that of the parent cells. Mitosis take place in eukaryotic cells, whereas in prokaryotic cells binary fission take place, which is called amitosis. Mitosis होता है prokaryotic में और eukaryotic में amitosis होता है, जिसको हम कहते हैं binary fission या budding भी हो सकती है, जैसे कि asexual reproduction. So binary fission जो है ये इसको हम amitosis कहते हैं and this will be occur in the prokaryotic. So this is another difference between the eukaryotic and prokaryote in according to the reproduction point of view. So ये एक another difference है. देन वी हैव स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फर्दर स्टेजेस हैं। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो है इसको हम डिवाइड करते हैं दो मेन स्टेजेस में। फर्स्ट जो है वो है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड जो स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस। सो कैरियो मींस न्यूक्लियस। केरो हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए और साइटो वर्ड यूज करते हैं हम साइटोप्लाज्म के लिए। सो डिवीजन में सेल में एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा ये साइटोप्लाज्म होता है। जब न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग होती है तो इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और अगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो इट इज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियो का वर्ड हम यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए और काइनेसिस मीन डिवीजन। साइटोकाइनेसिस हम यूज करते हैं डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो कैरियोकाइनेसिस ये है फर्दर डिवाइडेड इनटू। कैरियोकाइनेसिस जो है जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 phases में। फर्स्ट है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज। During S phase of interphase, the parent cell makes a copy of each chromosome. In mitosis, the copies of chromosome are distributed equally to both daughter cells. जो इंटरफेस होता है जिसमें से एस फेस होता है, सो इसमें से पेरेंट सेल जो है वो हमेशा क्रोमोसोम की कॉपीज बनाता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं होती, तो इसमें से जो क्रोमोसोम की जो कॉपीज बनती हैं वो इक्वली कॉपीज बन जाती हैं, यानी 2n से वही 2n और 2n बन जाते हैं, दो कॉपीज बन जाते हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं टू द ईच टू डॉटर सेल्स। अब कैरियोकाइनेसिस की जो फर्दर फेजेस हैं वो फर्स्ट है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज। अब इन फेजेस में जो चेंजेस आती हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप की चेंजेस जो होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं और किस किस फेजेस में वो। फर्स्ट फेज जो है कैरियोकाइनेसिस का वो है प्रोफेज। तो कौन कौन से चेंजेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, अंदर जो है वो ऑब्जर्व हम करते हैं। सो उसमें से जो उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 फेजेस, विच इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्ट फेज इसका प्रोफेज है। अब प्रोफेज में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, जो कि वो चेंजेस जो कि न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले होती हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस, जो कि क्रोमेटिन के बारे में हमने पढ़ा कि इंटरफेस में क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में यानी थ्रेड यानी स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें से क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता, जस्ट हमें थ्रेड्स नजर आते हैं।
जो कि क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल स्प्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अब वो जो स्प्रेडेड फॉर्म है वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी कॉइलिंग हो जाती है, वो अपना शेप अटेन करता है, यानी क्रोमोसोम जो है वो अपने शेप में आता है। क्रोमोसोम का शेप जो है वो इस टाइप का शेप है, तो ऐसे शेप की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के साथ दो क्रोमेटिड जो है वो अटैच होते हैं, और इसी तरह क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल होता है अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर जो द नेक्स्ट जो पॉइंट है, एनिमल सेल में टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स रीच ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। दो पेयर ऑफ जो सेंट्रियोल है, यानी एक ये वाला सेंट्रियोल है और दूसरा ये वाला सेंट्रियोल है, ये ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। दे मेक अ नेटवर्क ऑफ स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन द टू पोल्स, और एक नेटवर्क ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है इनके दरमियान बन जाता है। द कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर को हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। इन प्लांट सेल में क्या होता है, इसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होता, प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स में कोई सेंट्रियोल नहीं होता। सो उसके माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो स्पिंडल फाइबर्स की एग्रीगेशन है, उससे ही माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। एज अ पार्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द प्रोफेज, द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर इन्वेल्व जो है वो भी ब्रेक डाउन, ये यहाँ पर देख लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेल्व जो है वो कम्प्लीटली खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट फेज जो है वो है मेटाफेज। सो मेटाफेज में मेटा पोजीशन पर, यानी मिड पोजीशन पर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं। इसी वजह से हम इसको मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, कुछ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम, यानी ये स्पिंडल फाइबर जो कि दो सेंट्रियोल्स के दरमियान जो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट हो गई, तो इन्होंने क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट स्टार्ट कर ली। अब क्रोमोसोम के साथ ये अटैच हो गए, अब ये दो स्पिंडल फाइबर जो है बोन साइड से एक एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर और इस साइड से ये वाले स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। हर एक स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से एक एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, और वो क्रोमोसोम जो है अटैच विद द स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटर ऑफ द सेल, यानी सेल के जो इक्वेटर है, जो कि मिड पोजीशन है, जो कि इक्वेटर का पोजीशन है, उस पर क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट कर लेंगे बाय द स्पिंडल फाइबर्स। इन दिस वे अ प्लेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज, इस प्लेट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट फेज है एनाफेज। सो एनाफेज क्या है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट की वजह से जो क्रोमोसोम के दरमियान जो सेंट्रोमेयर है, तो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर उसी क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींचता है। तो सेंट्रोमेयर के पॉइंट पर, यानी अगर क्रोमोसोम हम इस तरह ड्रा कर लें, तो ये सेंट्रोमेयर वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो स्प्लिट हो जाता है, और ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड्स एक तरफ चल जाता है और दूसरा क्रोमेटिड जो है वो दूसरी तरफ जाता है। तो इसी तरह सेंट्रोमेयर की हेल्प की वजह से क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमेटिड्स अपार्ट टू ऑपोजिट पोल्स। इसी तरह स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वंस द क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, जब एक दफा क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाए, उसको फिर हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि दो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो गई। इन अर्ली एनाफेज सेंट्रोमेयर स्प्लिट, यानी एनाफेज के स्टार्ट में सेंट्रोमेयर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। हाफ द क्रोमोसोम मूव टू वन पोल, और हाफ क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल में चले जाते हैं। ये अर्ली एनाफेज के चेंजेस हैं, यानी क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाती है और स्पिंडल फाइबर्स उनको अपने पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब एनाफेज के एंड में, यानी जिसको हम कहते हैं लेट एनाफेज, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम हैव ऑलमोस्ट रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। क्रोमोसोम जो है वो अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू मूव इनवर्ड एट द सेंटर, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, वो भी इनवर्ड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से सेल मेम्ब्रेन की डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है। सो सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, और एनाफेज में क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो दीज आर द टू बिग चेंजेस व्हिच अकर इन द एनाफेज। फोर्थ नंबर जो फेज है वो है टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर जो है वो ब्रेक डाउन, स्पिंडल फाइबर्स की ब्रेक डाउन, यानी ये जो स्पिंडल फाइबर्स के दरमियान जो कनेक्शन था वो खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वल्व की फॉर्मेशन हो जाती है अराउंड द क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर इसके पास अपने क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसके पास अपने क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो अब इन क्रोमोसोम के दरमियान प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर इन्वल्व की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। द टू डॉटर न्यूक्लियर आर फॉर्म, दो डॉटर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज
वर प्रेजेंट इन द पेरेंट न्यूक्लियस। हर एक डॉटर क्रोमोसोम के साथ वही इतने ही नंबर क्रोमोसोम होंगे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके पेरेंट्स में प्रेजेंट थे। न्यूक्लियोलस फॉर्म एंड द क्रोमोसोम अनकॉइल्ड टू बिकम द थिन क्रोमेटिन नेटवर्क, और इसी तरह न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन हो जाती है और क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो कंडेंस फॉर्म, जो क्रोमोसोम का कंडेंस फॉर्म के फॉर्म में ये प्रेजेंट थे, तो अब ये दोबारा अनकंडेंस या विजिबल फॉर्म में या थ्रेड या स्प्रेडेड फॉर्म में दोबारा क्रोमेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोबारा से फिर ये एंड होता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई, बट साइटोप्लाज्म की डिवीजन अभी रहती है। अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, अभी जस्ट कैरियोकाइनेसिस जो है वो खत्म हुआ, यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया बिकॉज हमारे पास दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो गई, अब हमारे पास होगा सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन। आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में क्या होता है, क्लीवेज ऑफ फरो जो है वो अपेयर हो जाता है साइटोप्लाज्म में बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी दो न्यूक्लियाई के दरमियान अगर ये वाला ऐसे है तो इन दोनों सेल्स के दरमियान ऐसे फरो टाइप जो है या इनवर्ड या क्लीवेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है इन द साइटोप्लाज्म बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सो द फरो डीप, यानी ये फरो या जो ये क्लीवेज है ये डीप होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल जो है ये फाइनली प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। ये एनिमल सेल्स में होता है। अब जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल में क्या होता है, अ सेल प्लेट जो है इस फॉर्म बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियाई, यानी सेल प्लेट जो है वो इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है दो डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान। इट डिवाइड द सेल इनटू टू, सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेसिकल प्रोड्यूस बाय द गोल्गी अपरेटस। और ये जो वेसिकल है, ये जो सेल प्लेट है, इसकी फॉर्मेशन कौन करता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी अपरेटस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अकॉर्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है कि माइटोसिस का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, माइटोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए। जब ग्रोथ हो रही होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, न्यू सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है, तो न्यू सेल्स में आपको पता है ग्रोथ जो होती है वो होती है सोमेटिक सेल्स में। और सोमेटिक सेल्स में हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर का होना सेम होना मस्ट है, यानी हर एक सेल में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे क्योंकि ये बॉडी सेल्स हैं। तो और माइटोसिस के रिजल्ट में हमेशा क्रोमोसोम की डिवीजन नहीं होती बल्कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है हर एक डॉटर सेल्स में। तो इसी वजह से जो ग्रोथ के लिए जो डिवीजन चाहिए, जो सेल डिवीजन होती है, वो होती है माइटोसिस, और माइटोसिस इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयर ऑफ वोन आउट पार्ट्स, यानी जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी जो वोन आउट हो जाते हैं, यानी वो पार्ट जिनकी रिपेयरिंग होनी होती है, वो भी माइटोसिस के थ्रू होती हैं। ईच टाइम व्हेन यू ब्रश योर टीथ एंड rinse योर माउथ, hundreds of dead and worn out cheek cells are being shed into your saliva. These dead cells are constantly being replaced by the process of mitosis. यानी अगर आपको कोई रिपेयरिंग करनी हो कुछ ऐसे सेल्स की जिसकी शेडिंग हो जाए, तो उनकी रिपेयरिंग भी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। थर्ड पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मेनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है उनकी रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअली, वो रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, यानी बडिंग के प्रोसेस के थ्रू इसकी प्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइटोसिस फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड बड ऑन द सर्फेस ऑफ हाइड्रा। यानी हाइड्रा में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक बड की फॉर्मेशन हो जाती है और बड की फॉर्मेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ये बड इसे सेपरेट हो जाता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। माइटोसिस कंटिन्यू द सेल ऑफ बड एंड इट्स ग्रो इनटू अ न्यू हाइड्रा। फ्लावरिंग प्लांट जो है आर कैपेबल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन देयर वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट एंड शूट। रूट और शूट में भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें भी ये सारा प्रोसेस जो है ये बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। फिफ्थ नंबर पॉइंट है रीजनरेशन। सो रीजनरेशन कहते हैं रिन्यूअल ऑफ ऑर्गेनिज्म और द वोन आउट सेल्स एंड टिश्यू। जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जो जिनकी शेडिंग हुई होती है, तो उनकी रिन्यूअल जो होते हैं उस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। दोबारा से उस सेल की जनरेशन होना, प्रोडक्शन होना, एंड दिस प्रोसेस अकर थ्रू द माइटोसिस. So all organisms have the ability to regenerate cell and tissue that are broken down to certain processes such as necrosis है, necrosis का process है जिसमें माइटोसिस होता है. फॉर एग्जांपल रिजनरेशन ऑफ टेल इन लिजर्ड, लिजर्ड का जो टेल होता है उसकी अगर रीजनरेशन हो वो भी माइटोसिस के थ्रू होगा. अदर ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट द होल बॉडी फ्रॉम अ पीस ऑफ द बॉडी सच एज हाइड्रा है, या अगर प्लेनेरिया आप ले लो,
तो प्लेनेरिया भी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उसके फ्रेगमेंट्स में पीसेस में वो कट ऑफ हो जाता है और फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू फिर उसकी दोबारा से रीजनरेशन होती है। सो दिस ऑल प्रोसेस अकर द रीजनरेशन प्रोसेस अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो इन टुडेज़ क्लास हमने चैप्टर 5 जो है जो कि सेल साइकिल है वो हमने स्टार्ट किया आज की क्लास में। उसके हमने कंप्लीट किए इंटरफेस का। सेल साइकिल में जो फेजेस हैं यानी इंटरफेस जो है और उसके बाद इंटरफेस के जो फर्दर फेजेस हैं वो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने डिवीजन जो फेज है माइटोसिस के जो फर्दर फेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ जो माइटोसिस की जो क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों माइटोसिस पढ़ते हैं या माइटोसिस का प्रोसेस क्यों होता है, किस इस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमने डिस्कस किए। सेल साइकिल में दो जो मेन टॉपिक्स हैं वो है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है वो वो हमने कवर किया है आज की वीडियो में। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम फिर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अबाउट द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यानी मियोसिस दो फॉर्म के होते हैं, ये एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2 है। फिर मियोसिस 1 के अपने पर फर्दर स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मीटाफेज, टेलोफेज एंड एनाफेज। और इसी तरह मियोसिस 2 के भी अपने फिर फर्दर स्टेजेस हैं, अपने फर्दर फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज एंड एनाफेज 2। फिर इसके बाद जो है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस है। सो ये दो जो मेन टॉपिक्स हैं, मियोसिस का जो मेन टॉपिक है वो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।